हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 8th क्लास का चैप्टर नंबर 5 जियोग्राफी का आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही नॉलेजफुल चैप्टर है जियोग्राफी में। जियोग्राफी और ये चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्री, इसका नाम है इंडस्ट्री मतलब कि उद्योग। देखिए, उद्योग का मतलब यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी से होता है जिसमें जो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट होते हैं उन रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है वो हमारी इंडस्ट्री होती है। देखो, स्टार्टिंग में यहाँ पर एक पेड़ दिखाया हुआ है और आप देखते हो कि इस पेड़ से कैसे पेपर बनाने का काम होता है, कि पेड़ों को काट कर किस तरह से पेपर यानी कि कागज़ तैयार किए जाते हैं। ठीक है। तो इस लेसन में आपको नॉलेज होने वाली है कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं और ये किस प्रकार की एक्टिविटी हैं, क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री का कैसे किया जा सकता है, किस किस टाइप के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं जैसे हम यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, कि किस तरह से हम उसको रॉ मटेरियल, एग्रो बेस, मिनरल बेस, क्या होते हैं ये एग्रो बेस, मिनरल बेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज। ओके, तो देखिए फर्स्ट लाइन में दिखाया हुआ है, हैव यू एवर गिवन ए थॉट टू फैक्ट दैट द नोटबुक्स यूज फॉर राइटिंग हैज़ कम टू यू आफ्टर ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कि जो नोटबुक हम आज यूज़ करते हैं वो कितने लंबे प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद में वो हमारे सामने आती हैं। और सही भी है, कितना ज़्यादा टाइम लगता है इसको प्रोसेस करने में, कागज़ बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। एज द एड स्टार्ट इट्स लाइफ एज ए पार्ट ऑफ ट्री, कि ये पेपर, ये कागज़ जो है इनकी जो एक ट्री से लाइफ शुरू होती है। जब ट्री को पहले काटा जाता है, ट्रांसपोर्टेड टू पल्प मिल, और फिर ट्रीज़ को पल्प मिल तक पहुंचा दिया जाता है। पल्प मिल जहां पर इन पेड़ों की क्रशिंग करके और फिर उसमें केमिकल डाल के पल्प बनाया जाएगा। मतलब जैसे मैंगो पल्प होता है, जैसे मैंगो पल्प नहीं होता, तो मैंगो पल्प तो हम यूज़ कर लेते हैं, पी लेते हैं, लेकिन अभी यहाँ जो पल्प बनेगा उससे कागज़ तैयार किया जाएगा और जो है उससे पेपर फाइनली तैयार हो जाएगा, जिसको प्रेस करके फिर बाद में मैन्युफैक्चरिंग करके उसको तैयार कर देंगे। देयर द वुड ऑफ ट्री वाज प्रेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प, जहाँ पर पेड़ों को काट कर उनको क्रशिंग किया जाएगा और उनके वुड पल्प बना दिए जाएंगे। द वुड पल्प वाज मिक्सड विद केमिकल, और इस वुड पल्प को केमिकल में मिलाकर फाइनली इसको पेपर में चेंज कर दिया जाएगा बाय मशीन्स, मशीनों के थ्रू चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये पेपर जो है फाउंड इट्स द वे टू प्रेस वेयर इंक मेड फॉर केमिकल, कि इसी पेपर को फिर बाद में ऐसे कुछ प्रेस करके इसके ऊपर जो इंक, जो जिस तरीके से हम इसको बनाना चाहते हैं, जिस तरीके की इसमें इंक का यूज़ करके ब्लैक, ब्लू, रेड या किसी भी टाइप की इंक का यूज़ करके फिर हम इसको प्रिंट कर लेंगे और फिर लाइन टू लाइन पेज प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरह से काफ़ी प्रोसेस होता है। जो बुक्स हमारे पास हमें पढ़ने को मिलती हैं, काफ़ी चीज़ें काफ़ी प्रोग्रेस होने के बाद वो फिर पहुंचती है। द पेजेस वर देन बाउंड इन इट्स फॉर्म ऑफ नोटबुक, और फिर बाद में नोटबुक के रूप में आपके सामने आते हैं, पैक किए जाते हैं, सेंड टू द मार्केट फॉर सेल, और फाइनली मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिए जाते हैं, और फिर आखिरी में हमारे हाथों में ये पहुँचता है लास्ट में। तो देखिए, अब जो है इंडस्ट्रीज़ में हम आगे पढ़ रहे हैं कि इंडस्ट्री क्या है एक्चुअल में। सेकेंडरी एक्टिविटी है इंडस्ट्री। एक्चुअल में क्या होती है? सेकेंडरी, मतलब द्वितीयक उद्योग होते हैं। ये द्वितीयक उद्योग होते हैं क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी तो एग्रीकल्चर वगैरह होती है, जो हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था एग्रीकल्चर क्या है। तो एग्रीकल्चर में हमने कई चीज़ें पढ़ी थी कि भाई शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी होता है, ये अलग अलग टाइप की फार्म एक्टिविटीज़ भी हमने उसमें डिस्कशन की थी। तो अब हम सेकेंडरी एक्टिविटी यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, विनिर्माण उद्योग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग चेंज द रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट वर मोर वैल्यूएबल, कि ये जो बहुत अच्छा उसको बढ़ा देते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सेकेंडरी एक्टिविटी। एक बार दोबारा देखिए, सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण उद्योग या द्वितीयक क्रियाएं चेंज रॉ मटेरियल, कच्चे माल को इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यूएबल टू पीपल, कि उसको और अच्छा वैल्यूबल बनाकर पूरा और उसको लोगों के लिए हेल्पफुल बनाकर दे दिया जाता है। तो ये सेकंड एक्टिविटी होती है। एज यू सीन द पल्प वाज चेंज इनटू पेपर, जैसे कि आपने देखा कि पेड़ों को क्रश करके पल्प बनाया गया और उसके बाद में उसको पेपर में कन्वर्ट कर दिया गया। पेपर इनटू ए नोटबुक, और पेपर कागज़ फिर बाद में नोटबुक का रूप ले जाता है। दीज रिप्रेजेंट 2 स्टेजेस, में 2 चीज़ों के बारे में हमने खास तौर पर देखा। एज द प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, की इसमें किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण का कार्य हुआ, विनिर्माण की प्रक्रिया हुई, और वो
जो ट्रीज से पल्प बना और पल्प से फिर वो पेपर में कन्वर्ट हो गया, नोटबुक में कन्वर्ट हो गया। तो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू ये चीज़ें हुई हैं। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प, जो कागज़ पल्प से तैयार हुआ, द क्लॉथ मेड फ्रॉम द कॉटन, और जो कपड़े जो कॉटन से तैयार हुए, हैड वैल्यू एडिड दैम टू ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब कि उसमें हर प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसको वैल्यू मिलती चली जाएगी और वो मोर वैल्यूएबल बनता चला जाए। जैसे कि पल्प बाद में जब कागज़ बन जाएगा, पेपर बन जाएगा, तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा। और इसी तरह से कॉटन जो है बाद में जो क्लॉथ कपड़ों में जो बन जाएगी तो वो और भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी। तो इस तरह क्या है, मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो अब उसके बाद देखिए, इन दिस वे, इस तरीके से फिनिश प्रोडक्ट आर मोर वैल्यूएबल, कि वो जो तैयार हुए चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। एंड यूटिलिटी, उसके अंदर योग्यता होती है, उपयोगिता होती है। देन रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल से ज़्यादा उपयोगी होती है। दैट इट इज़ मेड फ्रॉम, जो कि वो उससे बनी है, तो ये ज़्यादा उपयोगी होती है। अब देखिए उसके बाद नीचे पैराग्राफ में, इंडस्ट्री यानी कि कारखाने यानी कि उद्योग, रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाते हैं। दैट इज़ कंसर्न विद प्रोडक्ट ऑफ गुड्स, कि वो चीज़ों के प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। यानी कि उद्योग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब चीज़ों को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल को ज़मीन से बाहर निकाल कर उसे प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार इंडस्ट्री होती है। प्रोविज़न ऑफ सर्विस, और इसमें सर्विस का प्रोविज़न भी होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री क्या है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक तरह से सर्विस होती है, तो ये सर्विस देने का भी काम कर रही होती है। 10 वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री हमारे इंडिया में है या पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी है, तो वो एक तरह से चीज़ों का प्रोडक्शन कर रही है, मतलब आयरन का प्रोडक्शन कर रही है, स्टील का प्रोडक्शन कर रही है, तो वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो गया। कोल माइनिंग, ये कोल माइनिंग इंडस्ट्री, जैसे कोयला निकालने वाली इंडस्ट्री है, तो वो क्या कर रही है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल यानी कि कोल को निकाल रही है। एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, मतलब कि फिर ये सर्विस सेक्टर हो गया। टूरिज्म इंडस्ट्री में सर्विस प्रोवाइडर है, लोगों को टूरिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये इस तरह से इंडस्ट्री कई तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में नजर आती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमने यही देखा कि भाई इंडस्ट्री एक्चुअल में होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है और इसको कैसे हम समझ सकते हैं। तो हमने देखा कि इंडस्ट्री एक तरह से सेकेंडरी एक्टिविटी होती है। ओके, अब देखिए नीचे इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है कि कैसे इसको क्लासिफाइड हम करेंगे। ओके, तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। इंडस्ट्री को हम रॉ मटेरियल बेसिस पर हम जो क्लासिफाइड कर सकते हैं, और साइज के अकॉर्डिंग और ओनरशिप के हिसाब से भी इसको क्लासिफाइड किया जा सकता है। और अलग अलग तरीके से, मतलब रॉ मटेरियल के बेसिस पर क्लासिफाइड करना, साइज आकार के आधार पर, और ओनरशिप मतलब कि मालिकाना हक के हिसाब से उसको क्या किया जा सकता है, क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो उसी के बारे में हम डिस्कशन अब करने वाले हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे, अब क्लासिफिकेशन पे सबसे पहले हम रॉ मटेरियल बेस पे हम करने वाले हैं। तो रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल, ध्यान रखें, या रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल आधारित। अब कच्चा माल आधारित अगर हम उसको वर्गीकरण करते हैं या क्लासिफाइड करते हैं, तो उसमें 2-3 चीज़ें मेन हो जाती है। जैसे एग्रो बेस, यानी कि कच्चा माल एग्रीकल्चर से भी आ सकता है, कच्चा माल मिनरल का भी हो सकता है। ठीक है, कच्चा माल समुद्र से यानी कि मरीन बेस भी हो सकता है, और कच्चा माल हमें फॉरेस्ट वगैरह से भी मिल सकता है, मतलब कि रॉ मटेरियल हमें इन जगह से मिल सकता है। इसका मतलब रॉ मटेरियल बेस पे हम इसको 4 टाइप में जो है कर सकते हैं। ये देखिए 4 टाइप में इसको हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। 1 एग्रो बेस, नंबर 2 मिनरल बेस, नंबर 3 मरीन बेस यानी कि समुद्र के आधार पर, और नंबर 4 हो गया आपका ये देखिए फॉरेस्ट बेस। तो ये फॉरेस्ट बेस जो है वो नंबर 4 हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे है, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल आधारित, यानी कि रॉ मटेरियल बेस पे इंडस्ट्री में भी एग्रो बेस कृषि आधारित हो सकती है, मिनरल बेस हो सकती है, मरीन बेस हो सकती है, फॉरेस्ट बेस हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, कि उसके रॉ मटेरियल का टाइप कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि एग्रो बेस इंडस्ट्री में ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल बेस प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। देखो कह रहा है, खुद कह रहा है ये कि इसमें एनिमल और प्लांट बेस में मिनरल्स यूज किए जाते हैं, वो मटेरियल यूज किया जाता है, द रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। द फूड प्रोसेस, भोजन का प्रसंस्करण होता है। वेजिटेबल ऑयल यानी कि जो खाने का तेल हम तैयार करते हैं, सरसों का तेल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, जितने भी टाइप के वेजिटेबल ऑयल होते हैं, या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है जो कपड़े बनाने का काम करते हैं, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, मिल्क का या अमूल का मान लीजिए, सुधा डेयरी मान लीजिए, मदर डेयरी मान लीजिए, और या फिर लेदर वर्क,
तो ये सारी क्या होती है, ज़्यादातर ये एग्रो बेस रॉ मटेरियल माना जाता है और एग्रो बेस इंडस्ट्री ये कहलाती है। मतलब कि प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट जो भी होंगे वो एग्रो बेस इंडस्ट्री में आ जाएंगे। फूड प्रोसेसिंग मतलब कि खाने के लिए जो तेल वगैरह बनाए जाते हैं, या फिर वेजिटेबल ऑयल हो गया, या फिर फूड प्रोसेसिंग का वर्क हो गया जिसमें क्रीम वगैरह, दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड अदर जो भी बिस्किट वगैरह जितने भी हैं, वो सब जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर फूड प्रोसेसिंग में आ जाते हैं। और वेजिटेबल ऑयल मिल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्री, सब कुछ एग्रो बेस इंडस्ट्री मानी जाती है। ओके, फिर दूसरा जो हमने देखा था मिनरल बेस, तो ये क्या है, खनिज आधारित उद्योग होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री के रूप में वैसे मिनरल निकालना एक तरह से प्राइमरी एक्टिविटी मानी जाती है, लेकिन बाद में उसको कन्वर्ट करके आयरन की शीट बना दोगे, या फिर बाद में एल्युमिनियम शीट बना दोगे, या कॉपर शीट बना दोगे, तो फिर वो मिनरल बेस इंडस्ट्री में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें मिनरल ओर का, यानी कि मिनरल के जो ओर होते हैं, मिनरल का जो अयस्क होता है उसका यूज़ किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल, और इसके प्रोडक्ट से फिर इनकी प्रोडक्ट पे दूसरी इंडस्ट्री डिपेंड करती है, यानी कि फीड करती है दूसरों को। जैसे कि मैं ये कहूँ कि आयरन स्टील इंडस्ट्री पर बहुत सारे बिस्किट इंडस्ट्री जो डिपेंड करती है, या फिर ये कहें कि भाई क्योंकि उनको मशीनें मिलती हैं यहाँ से। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर, आयरन जो है हमें आयरन ओर से मिलता है, और ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। ठीक है, ओके, दिस इज यूज एज ए रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कि ये एक तरह से ऐसी इंडस्ट्री है जिसको दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल यहाँ से मिलता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक तरह से एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके ऊपर दूसरी मशीनों के बनाने वाले जो प्रोडक्ट या कारखाने होते हैं वो डिपेंड करते हैं। जैसे हैवी मशीनरी बनाना वो आयरन स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, बिल्डिंग मटेरियल बनाना वो भी आयरन स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, रेलवे प्रोडक्ट्स बनाना, तो ये सब भी किस पे डिपेंड करती है, सारी की सारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है। तो ये बेसिक इंडस्ट्री भी कहलाती है। तो मिनरल पर आधारित जो इंडस्ट्री काम करेंगी वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएंगी। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम मरीन बेस, मतलब समुद्र आधारित, यानी कि सी फूड, समुद्र या जो है या कहेंगे ओशियन बेस्ड इंडस्ट्री कुछ होती है जिसमें सी या ओशियन से रॉ मटेरियल लिए जाते हैं, जिसमें फिर जैसे फिश हो गया या फिर क्रैब हो गया या जो दूसरी प्रोडक्ट होते हैं जो सी और ओशियन में हमें आसानी से मिल सकते हैं, उन सब के बारे में ये बातें कर रहा है। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड, इस इंडस्ट्री में सी फूड को प्रोसेस किया जाता है, जैसे फ़िश ऑयल बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग फ़िश ऑयल जो कि बहुत सारे बीमारियों में काम आता है, जो अलग अलग प्रकार की दवाइयों में भी काम आता है, तो वो ये सब प्रोसेसिंग करते हैं। या फिर कई बार सी फूड यानी कि जो मछलियाँ होती हैं वो भी यहाँ जो है बेची जाती हैं फिर। ओके, तो ये सब मिनरल बेस जो है मरीन बेस इंडस्ट्री बन जाती है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ हम बात कर रहे हैं अब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब कि वन आधारित कुछ उद्योग होते हैं। तो इसमें फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स का यूज़ एज ए रॉ मटेरियल किया जाता है, जिसमें हम फॉरेस्ट को यूज़ करके उनके पेड़ों को काट कर उनका पल्प बना के पेपर इंडस्ट्री में काम लेते हैं। फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ वगैरह भी कोसा पेड़ों की बनाई जाती है। जैसे हिमालय में यू नाम का एक ट्री होता है जिससे दवाइयाँ बनाई जाती है, कैंसर का इलाज होता है। फर्नीचर बनाने में भी हम जो है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल यूज़ कर लेते हैं, और बिल्डिंग मटेरियल बनाने में फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री काम आती है। तो ये एक पहला क्लासिफिकेशन हुआ हमारा रॉ मटेरियल बेस, यानी कि ए नंबर पे हमने इसको रॉ मटेरियल बेस क्लासिफिकेशन कर लिया। तो चार प्रकार से एग्रो बेस इंडस्ट्री जिसमें वेजिटेबल, कॉटन वगैरह, मिनरल बेस इंडस्ट्री जिसमें ये हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल, रेलवे कोचेज वगैरह बनाना, ये मिनरल बेस इंडस्ट्री हो गई। और भाई इसके अलावा मरीन बेस थर्ड नंबर पे देखा हमने, तो समुद्र के आधारित पर वो फिश ऑयल, सी फूड वगैरह प्रोसेसिंग करना, ये सब मरीन बेस पे जाती है। और फोर्थ नंबर पे हमने देखा फॉरेस्ट बेस यानी कि जंगल आधारित उद्योग जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, पेपर, पल्प वगैरह ये सब आ जाती है। तो ये पहला क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद नंबर 2 यानी कि बी पार्ट, साइज के हिसाब से। तो साइज का मतलब आकार होता है यहाँ पे। तो अब इसमें साइज का मतलब पैसे से इन्वेस्टमेंट है कि आपने कितने पैसे लगाए हैं। ज़्यादा पैसे लगाए तो वो आपने बिग साइज में जो है लार्ज साइज में आपने इंडस्ट्री को शुरू किया है, जैसे लार्ज साइज दिखा रखा है यहाँ पे। और अगर आपने पैसे थोड़े लगाए हैं तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बन जाती है। तो ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से चल रहा है। तो देखो कितना पैसा लगाया गया, इट्स रेफर टू अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। एक तो ये पॉइंट हो गया साइज, उससे तय होता है कि पैसे कितने लगाए। दूसरे नंबर पे साइज तय होता है लोग कितने काम कर रहे हैं उसमें, पीपल्स
नंबर ऑफ पीपल्स एम्प्लॉयड की उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, वैल्यू प्रोडक्शन कि प्रोडक्शन का वैल्यू कितना है, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, लार्ज साइज में कर रहे हो या कम साइज में कर रहे हो, वो भी डिपेंड करता है। और तो इस हिसाब से उसके साइज बना दिए जाते हैं। तो इंडस्ट्री को साइज के हिसाब से फिर हम दो टाइप में बांट सकते हैं, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। कई बार इसको मीडियम स्केल इंडस्ट्री भी कहा जाता है, जिसमें 3 लेवल भी बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितने लोग काम कर रहे हो, उस हिसाब से आपका प्रोडक्शन का वॉल्यूम कितना है, मतलब ज़्यादा कर रहे हो कि कम कर रहे हो, उस हिसाब से इसको 2 में 3 में बांटा जा सकता है। स्मॉल में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और इसमें साइज बनाया जाता है कि भाई 1 लाख से 20 लाख तक तो स्मॉल स्केल में आ जाता है, और 20 लाख से 1 करोड़ तक जो है वो मीडियम साइज में आ जाता है, और 1 करोड़ से ऊपर जो है वो लार्ज साइज में आ जाता है। ये अप्रोक्सीमेट क्लासिफिकेशन इसका है। भाई 1 लाख से 20 लाख तक तो स्मॉल स्केल में ये इन्वेस्टमेंट हो गया, और 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में ये दूसरा मीडियम स्केल इन्वेस्टमेंट हो गया, और 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर वो लेकिन लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट हो गया। ओके, तो अब जैसे घरेलू उद्योग है, कॉटेज इंडस्ट्री है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री, घरेलू उद्योग जो छोटे उद्योग होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। इसमें प्रोडक्ट जो होता है वो घर के अंदर ही बनाए जाते हैं। आर्टिशन वगैरह जो कलाकार होते हैं वो अपने पूरी फैमिली का यूज़ करते हुए हाथों से ही चीज़ें तैयार करते हैं। बास्केट यानी टोकरी बनाने का काम हो गया, मिट्टी के मटके बनाना, पोट्री वर्क हो गया, अदर हैंडीक्राफ्ट यानी कि दूसरे टाइप के जो हैंडीक्राफ्ट वर्क होता है उसमें भी आप देखोगे जो है लोग स्मॉल स्केल पे बनाते रहते हैं चीज़ें और बेचते रहते हैं। कॉटन इंडस्ट्री में ये घरेलू उद्योग में माना जाता है। ओके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बहुत ही कम पैसा लगाया जाता है, लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, ज़्यादा टेक्नोलॉजी का भी यूज़ नहीं करते एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जितना कि लार्ज स्केल में लगाया जाता है उतना तो इसमें नहीं लगाया जाता। और देखिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स, इसमें बड़े वॉल्यूम में प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पैसे का इन्वेस्टमेंट भी इसमें अच्छा किया जाता है, ज़्यादा किया जाता है। द टेक्नोलॉजी यूज इज सुपीरियर लार्ज स्केल, और जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो भी बड़े स्केल की टेक्नोलॉजी होती है। सिल्क वीविंग यानी कि जैसे धागा, रेशमी धागा हो गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, कि भोजन प्रसंस्करण उद्योग हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल जैसे व्हीकल्स बनाना, हैवी मशीनरी तैयार करना, ये लार्ज स्केल में आते हैं। भाई इसमें पैसे की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और मतलब इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद देखिए ओनरशिप, मालिकाना हक के हिसाब से तो इंडस्ट्री को क्लासिफाइड कर सकते हैं 3-4 टाइप में। एक प्राइवेट सेक्टर, ओके, दूसरा हम स्टेट ओन या पब्लिक सेक्टर में मानेंगे, तो 2 ये हो गई। एक तीसरा होता है जॉइंट सेक्टर, ठीक है, और 4 नंबर पे हो गया कोऑपरेटिव सेक्टर। तो 4 प्रकार से ये जो है इंडस्ट्रीज ओनरशिप बेस पे बांटी जा सकती है। आप देख सकते हो कौन कौन सी, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री और पब्लिक सेक्टर स्टेट ओन इंडस्ट्री, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। अब इनका मतलब क्या है कि भाई प्राइवेट में तो कोई एक आदमी या एक फैमिली ग्रुप के लोग ही उस इंडस्ट्री को जो हैंडल करेंगे और ओनर वही होंगे। जैसे टाटा एंड अंबानी ग्रुप हो गया, ये जो अपने अपने प्राइवेट लेवल पे काम करते हैं। और पब्लिक सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, इसमें पब्लिक का पैसा लगा होता है, टैक्स का जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है उससे वो नए नए उद्योग लगा लेते हैं। जॉइंट सेक्टर थोड़ा अलग है। जॉइंट सेक्टर में प्राइवेट और पब्लिक ये दोनों मिलके यानी कि 1 और 2 कैटेगरी दोनों मिलके 3rd कैटेगरी को चलाती है, मतलब जॉइंट सेक्टर को चलाती है। इसमें गवर्नमेंट का शेयर अलग होता है, प्राइवेट जो इन्वेस्टर इसमें आए हैं उनका शेयरिंग अलग होता है, वो जॉइंट सेक्टर बन जाता है। और कोऑपरेटिव सेक्टर जो होता है वो सहकारी उद्योग होते हैं, इसमें पूरे गाँव के लोग इन्वॉल्व होते हैं, पूरे शहर के या फिर जैसे भी जो है मतलब कि लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो वो कोऑपरेटिव सहकारी उद्योग होता है। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल, आपने कभी नाम सुना होगा अमूल का, तो अमूल क्या है, डेयरी प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर का एग्जांपल माना जाता है। तो देखिए चलिए अब देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में कैसे क्या एग्जांपल दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री मतलब जो निजी उद्योग होते हैं आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल, वो कोई एक आदमी या एक आदमी का ग्रुप उसको ऑपरेट करता है, ठीक है। उसमें मालिकाना हक भी एक या एक फैमिली का पूरा होता है। तो और जैसे डाबर हो गया, डाबर, इसमें हम डाबर का नाम ले सकते हैं, या फिर MDH हो गया, है ना, MDH, तो ये MDH की मसाले की कंपनी है, डाबर के प्रोडक्ट्स आते हैं बहुत सारे, तो ये क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री हो गई। और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट उसको हैंडल करती है, गवर्नमेंट ओन्ड सारा सिस्टम होता है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL,
इसको हम शॉर्टकट में HAL कह सकते हैं। तो ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट हैंडल करती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, मतलब कि जो एरोप्लेन इंडस्ट्री होती है जो कि अलग अलग प्रोडक्ट तैयार करती है, उन सब के बारे में। ओके, अब देखिए नीचे यहाँ दिखा रखा है कि कैसे यहाँ फूड प्रोसेसिंग का वर्क हो रहा है। ठीक है, गोरगांव नट जो है, गोरगांव नट जो होते हैं, मखाना होते हैं, ताल मखाना, उसको ये तैयार कर रहे हैं, कैसे तैयार करके इनको ये प्रोसेसिंग करके आगे भेज रहे हैं। ओके, तो इस तरह की चीज़ें हम देख सकते हैं इसमें। ठीक है बेटा, अब एक और टाइप का देखो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट लेवल पे है। ओके, और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री एक और लेवल होता है जिसमें जो है पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों मिलके जॉइंट सेक्टर में काम कर लेते हैं, और इसमें कुछ इंडिविजुअल मतलब कुछ लोग शामिल होते हैं, कुछ प्राइवेट लेवल में उसमें ऐड हो जाते हैं। जैसे मारुति उद्योग, इसमें जॉइंट सेक्टर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का मिलकर होता है। कोऑपरेटिव सेक्टर में ज़्यादातर आप देखोगे कि भाई इसको जो मालिक होते हैं और ऑपरेट करने वाले लोग होते हैं, उसमें रॉ मटेरियल और जो वर्कर, रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले सप्लायर हो गए, वर्कर हो गए, ये सब, या प्रोड्यूसर हो गए जो इसको तैयार कर रहे हैं, वो सब कोऑपरेटिव सेक्टर में आ जाते हैं, आप देखोगे। और इसी तरह से जैसे एक एग्जांपल ले रहा है आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड, यानी कि अमूल और सुधा डेयरी, इसके एग्जांपल है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से आज हमने फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा कि किस तरह से हम इंडस्ट्रीज को समझ सकते हैं, इंडस्ट्री एक्चुअल में होती क्या है, कैसे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है, और इंडस्ट्री को आगे क्लासिफाइड जो है किन किन बेसिस पर किया जा सकता है, किस तरह से रॉ मटेरियल बेस पे क्लासिफाइड कर सकते हैं, किस तरह से साइज ओनरशिप बेसिस पर उसको डिवाइड किया जा सकता है। तो पार्ट नंबर 1 में आज हमने ये देखा, और पार्ट नंबर 2 में हम आगे डिस्कशन करेंगे फैक्टर अफेक्टेड द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्री को लगाने में कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, उन सब के ऊपर पूरी बातें हम अच्छे से करेंगे खुल के। और फिर इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है, रॉ मटेरियल कैसे इनपुट करते हैं, आउटपुट क्या तैयार होता है हमारा, इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में फिर नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे। तो आज पार्ट 1 इंडस्ट्री के पार्ट 1 में आज इतना ही करेंगे। थैंक यू, आज पार्ट 1 में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।